आयतनात्मक विश्लेषण। इस सीरीज का हमारा यह चौथा वीडियो है। पिछले यानी कि तीसरे भाग में हमने चर्चा की थी कि किसी भी अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन यानी कि रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है। हमने ये भी जाना था कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में या तो हम KMnO4 के जरिए या पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए कर सकते हैं। भाग 3 में हमने फेरस आयन की परमैंगनेट द्वारा टाइट्रेशन की बात की थी। इस वीडियो में यानी भाग 4 में हम फेरस आयन की डाइक्रोमेट के द्वारा अनुमापन पर चर्चा करेंगे। Fe2 आयनों का K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 को H2SO4 या फिर HCl की उपस्थिति में फेरस लवणों के अनुमापन के लिए उपयोग में लाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट व सीरियम 4 की तुलना में दुर्बल ऑक्सीकारक है। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि फेरस आयन के अनुमापन के लिए या तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं या सीरियम 4 के तुल्य का जो विलयन है उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बाकी जो दो बचे पोटेशियम परमैंगनेट व सीरियम 4 इनकी तुलना में दुर्बल ऑक्सीकारक है, लेकिन फिर भी डाइक्रोमेट का जो विलयन है वो परमैंगनेट की तुलना में काफी बेहतर होता है। इसके कुछ कारण है। सबसे पहला और मुख्य कारण कि डाइक्रोमेट शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है, अतः एक प्राथमिक मानक की तरह कार्य करता है। हम जानते हैं कि KMnO4 को प्राथमिक मानक विलयन की तरह काम में नहीं लिया जा सकता। जब कभी हम फेरस लवणों की KMnO4 से जब अनुमापन करते हैं तो KMnO4 के विलयन का सोडियम ऑक्जेलेट विलयन के जरिए पहले मानकीकरण करना होता है, फिर हम फेरस लवण और KMnO4 की टाइट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि KMnO4 का विलयन प्राथमिक मानक विलयन नहीं होता है। इसके विपरीत पोटेशियम डाइक्रोमेट शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है, और चूंकि शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है इसलिए इसका बना विलयन प्राथमिक मानक विलयन है, तो इसके विलयन से हम सीधे ही फेरस लवणों को टाइट्रेट कर सकते हैं। डाइक्रोमेट के जलीय विलयन अधिक समय तक स्थायी रहते हैं, जबकि हमने जाना था कि जब KMnO4 का विलयन बनाते हैं तो वह अधिक लंबे समय तक अगर हम उसको रखते हैं या सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह स्थायी नहीं रहते हैं। उसकी तुलना में डाइक्रोमेट के जो जलीय विलयन है वो अधिक समय तक स्थायी रहते हैं। यदि HCl की सांद्रता 20% से कम हो तो डाइक्रोमेट HCl को ऑक्सीकृत नहीं करता है। इसलिए डाइक्रोमेट अनुमापनों में HCl या क्लोरेडा को प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जब हम KMnO4 से टाइट्रेशन करते हैं तो सिर्फ H2SO4 का ही उपयोग कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट कार्बनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए जब ब्यूरेट में इसको भरते हैं और उस ब्यूरेट पर अगर कोई रबर, टेप इत्यादि कोई कार्बनिक पदार्थ का मटेरियल लगा है तब भी हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। यह वायुमंडल की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी आदि से अप्रभावित रहता है, और चूंकि वायुमंडल में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया नहीं करता है, एकदम शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए इसकी एकदम सही मात्रा तौलकर हम प्राथमिक मानक विलयन बना सकते हैं। जबकि KMnO4 को कितना भी सही मात्रा में तोल लें उससे बना विलयन प्राथमिक मानक विलयन
नहीं होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जलीय माध्यम में अपचयित होकर हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट बनाता है। तो अम्लीय माध्यम में जब इसका अपचयन होगा तो हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट बनता है। यह क्रिया तनु HCl हो या तनु H2SO4 हो, उनकी उपस्थिति में संपन्न हो सकती है। लोहे के अयस्क में लोहे का अनुमापन इस तरह आसानी से हम कर सकते हैं। जब लोहे के अयस्क का अनुमापन करना होता है तो अयस्क को पहले HCl में घोलते हैं और Fe3+ जो आयन है वो Fe2+ में अपचयित हो जाता है। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में हम उसकी टाइट्रेशन कर लेते हैं। इसकी अभिक्रिया यह आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के अपचयन को हम जिस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं वह आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित किया गया है। अब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से फेरस लवणों को टाइट्रेट करते हैं तो अंतिम बिंदु कहां होगा और कौन सा सूचक काम में लेना होगा, इस पर चर्चा करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन लाल पीले रंग का होता है और अपचयन द्वारा उत्पन्न क्रोमियम लवण का रंग हरा होता है। जब अंतिम बिंदु आता है, मतलब जहां अभिक्रिया पूरी हो गई होती है, वहां पर क्रोमेट का पीला रंग क्रोमियम के हरे रंग में दब जाता है और हम उसको नोट नहीं कर पाते और इस कारण से पोटेशियम डाइक्रोमेट स्वयं सूचक का कार्य नहीं कर सकता है। तो जब कभी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ फेरस लवण की टाइट्रेशन करते हैं तो हम दो प्रकार के सूचकों का उपयोग करते हैं, दो प्रकार के इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, आंतरिक सूचक और बाह्य सूचक। फेरस सल्फेट और K2Cr2O7 की टाइट्रेशन में जनरली जो आंतरिक सूचक काम में लेते हैं वह होता है डाइफेनिलएमीन का सॉल्यूशन और डाइफेनिलएमीन का सॉल्यूशन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में बनाया जाता है। सूचक को जब फेरस सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो एक हरा रंग उत्पन्न होता है और जैसे जैसे टाइट्रेशन करेंगे और डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इसमें ऐड होता जाएगा तो रंग गहरा होने लगता है और अंतिम बिंदु पर जबकि अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो नीला बैंगनी रंग आने लगता है। अभिक्रिया पूरी कब होगी? जबकि सारे Fe2 आयन Fe3 आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस सल्फेट के टाइट्रेशन में पोटेशियम फेरोसाइनेट को भी बाह्य सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि Fe2 आयनों की टाइट्रेशन हम KMnO4 के जरिए और K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त Fe2 आयनों को हम उनका अनुमापन सीरियम 4 आयनों से भी कर सकते हैं। फेरस आयनों का सीरिक सल्फेट अथवा सीरिक अमोनियम सल्फेट द्वारा भी ऑक्सीकरण करवाकर अनुमापन किया जा सकता है। अम्लीय माध्यम में सीरियम 4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। सीरियम 4 का क्षारीय माध्यम में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह हाइड्रोक्साइड लवण के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सीरिक सल्फेट का अगर हम यूज करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज है। सीरिक सल्फेट का विलयन कई वर्षों तक स्थायी रहता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में भी काम में लिया जा सकता है, जबकि KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट को सिर्फ H2SO4 की उपस्थिति में ही काम में ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम HCl की उपस्थिति में काम में ले सकते हैं। सी रसायन रंगहीन होता है, तभी हमने जाना था कि जब हम डाइक्रोमेट से Fe2 आयनों का अनुमापन करते हैं तो चूंकि उनके रंग की वजह से हमें एक सूचक की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत सीरियस आयन का खुद का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। सीरिक लवणों का तुल्यांकी भार एवं अणु भार
एक समान होता है। इसलिए जब इसका विलयन बनाते हैं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट काफी सरल हो जाता है। जबकि परमैग्नेट एवं डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक में मध्यवर्ती अस्थायी संयोजकता वाली अवस्थाएं बनती है। तो जब हमने KMnO4 पर चर्चा की थी तब जाना था कि अलग अलग माध्यम में उसका तुल्यांकी भार अलग अलग होता है, जबकि सिरिक लवणों के मामलों में उसका तुल्यांकी भार और अणुभार एक समान होता है। जहां कहीं भी हम KMnO4 से टाइट्रेशन कर सकते हैं वहां हम सिरिक सल्फेट से भी टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब जब हम सिरिक सल्फेट को यूज कर रहे हैं तो अंतिम बिंदु कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए सीरियम 4 जो विलयन है वो पीले रंग का होता है, इसलिए स्वयं तो सूचक के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और सही रिजल्ट पाने के लिए किसी एप्रोप्रिएट इंडिकेटर को यूज करते हैं। उनमें से कुछ हैं एन फेनिल एथेनोलिक एसिड, फेरोइन, 5,6 डाइमेथिल फेरोइन, फेरस सल्फेट। तो ये कुछ मुख्य इंडिकेटर्स हैं जो सीरियम 4 के सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। सिरिक सल्फेट का विलयन बनाने के लिए सिरिक अमोनियम सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर इसका विलयन बनाया जाता है। चूंकि सिरिक अमोनियम सल्फेट कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा होता है तो इसके स्थान पर सिरिक अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रिक एसिड में उसका विलयन बना लेते हैं। अब सीरियम 4 जो विलयन बन गया उसका मानकीकरण करने के लिए या तो हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड से उसका मानकीकरण करें या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड द्वारा उसका मानकीकरण करें। तो ये हमने देखा था कि जब KMnO4 से टाइट्रेशन करते हैं तब भी उसका मानकीकरण करना होता है। उसी तरह जब हम सीरियम के विलयन से कर रहे हैं तो इसका भी मानकीकरण करना होता है। जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो विलयन होता है वह प्राथमिक मानक विलयन होता है, उसमें मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर सीरियम 4 का विलयन हमने बनाया तो उसके मानकीकरण के लिए या तो हम उसको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से करें या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करें। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड द्वारा जब हम मानकीकरण करते हैं तो चूंकि अभिक्रिया बहुत धीरे और मंद गति से होती है, इसलिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट इसमें डाला जाता है। आर्सेनिक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घोलकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत कर लेते हैं। उसके बाद 2 बूंदे ऑस्मिक एसिड की डालते हैं, फिर कुछ बूंदे एन फेनिल एथेनोलिक एसिड की डालते हैं और जो एंड पॉइंट आता है वो नारंगी लाल से हल्का पीला हो जाता है। इसकी अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड द्वारा अगर सीरियम 4 विलयन का मानकीकरण करना हो तो 2N सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन बनाते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। क्लेसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। सोडियम ऑक्सलेट, फेरस आयन एवं पोटेशियम आयोडाइड को भी सिरिक विलयन के मानकीकरण हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि ऑक्सीकरण अपचयन के जो अनुमापन है या तो हम पोटेशियम परमैंगनेट से कर लें या पोटेशियम डाइक्रोमेट से कर लें या फिर हम सीरियम 4 विलयन से कर सकते हैं। इनके अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। धन्यवाद।